नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे, यानी कि इस पूरे बुलेटिन में हम बात करेंगे नक्सलियों के उत्पात की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और 3 दिसंबर यानी कि चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही नक्सली घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे कई दिन नहीं गया होगा जब नक्सली वारदात नहीं हुई होगी। नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, तो कई नक्सलियों ने हथियार भी डाले हैं, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने में जुट गई है, तो वही सरकार नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कह रही है। प्यारे साथियों, लाल सलाम। यहाँ PLJ की 23वीं स्थापना नियंत्रण खो चुके हैं। अधिकारी वही थे। इतनी घटनाएं हमारे शासनकाल में नहीं हुआ, और हमारे शासनकाल में बड़े बड़े जो जिसके पास AK-47 इंसास बड़े बड़े हथियार रहते थे, ऐसे लोग या तो वो सरेंडर किए या गिरफ्तार किए या इनकाउंटर किया गया। इनके समय में तो केवल भरमार वाले ही सरेंडर करते थे। इनके सरकार बनते ही नक्सलियों की घटना बढ़ने लगी है। आगे आगे देखिए होता है। कितना दिन हुआ सरकार को आए, और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। 100 से ज्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की है। तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं। अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है, और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी शक्ति दिखना चाहिए। तो नक्सलियों के आतंक पर राजनीतिक बयानबाजियां अब शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बात अगर नारायणपुर की करें तो नारायणपुर में भी नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। पेड़ काटकर कई जगह रास्तों को नक्सलियों ने बंद किया। बीजेपी नेता की हत्या की उन्होंने जिम्मेदारी ली है। 22 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान नक्सलियों ने किया, जिसकी खबर भी हम IBC 24 पर आपको पहले दिखा चुके हैं। इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरफ राजनीतिक बयानबाजियां तो लगातार हो ही रही, लेकिन नक्सली जो है वो उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 10 से 15 दिनों की, तो लगातार नक्सलियों ने कई जगहों पर उत्पात मचाया हुआ, कई जगहों पर ID ब्लास्ट हुआ है। और इसी के साथ ही अगर बात करें तो शायद सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई जगहों पर नक्सली कैंप भी ध्वस्त किए गए। तो आप देख सकते हैं कि उत्पात तो लगातार नक्सलियों के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। तो पेड़ काटकर नक्सलियों ने कई जगहों को, यानी कि कई रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, मार्ग को बाधित कर दिया गया है। नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और IBC 24 पर सबसे पहले ये कुछ तस्वीरें हमारे पास जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो इस वक्त दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों ने जिस तरीके से रास्तों को बंद किया है, तो आगे भी जाहिर सी बात है कि आशंकाएं जताई जा रही है कि वो आगे भी उत्पात मचा सकते हैं और कई वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल अगर बात करें सरकार के एक्शन की, तो शायद सरकार भी जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रही। कई जगह है जहां पर नक्सली कैंप को ध्वस्त भी किया गया है। इधर नक्सलियों ने 22 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान से पहले नक्सलियों ने 3 राज्यों में जमकर उत्पात मचाया है। जहां नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक JCB मशीन में आगजनी की, तो वहीं सुकमा से सटे आंध्र प्रदेश के चट्टी के नजदीक नक्सलियों ने एक कार में आगजनी और कार मालिक से मारपीट की है। वहीं सुकमा जिले के इजरम इलाके में नक्सलियों ने यात्री बस समेत 3 वाहनों में आगजनी की, जिसमें यात्री बस को अधिक नुकसान से जिला बल और CRPF के जवानों ने बचा लिया। तो राहत की बात तो यहाँ पे रही कि जवानों ने बचा लिया। और गौरतलब यह है कि नक्सलियों ने बंद से पहले कोंटा के भाजपा नेता की वाहन में आंध्र प्रदेश में नक्सलियों ने पथराव किया, जिससे भाजपा नेता की वाहन के शीशे टूट गए। वहीं पथराव के दौरान भाजपा नेता कार में मौजूद नहीं थे। एक और यहाँ पे राहत की बात यही थी कि नेता जो थे, यानी कि भाजपा नेता, उस दौरान कार में मौजूद नहीं थे। इस पूरे मंजर का हमारे संवाददाता ने जायजा भी लिया, देखिए इस रिपोर्ट में। माओवादियों ने 22 दिसंबर को बंद का आह्वान किया है। उससे पहले माओवादियों ने यहाँ पर आगजनी की है। नेशनल हाईवे 30 है, बस्तर को हैदराबाद से जोड़ती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 वाहनों में आगजनी की है। ये एक ट्रैलर है और साथ ही पीछे आपको दिखाना चाहेंगे इसके जो पीछे वाहन है वो 2 ट्रैलर
दो बड़ी जो ट्रेलर होती है ट्राले में नक्सलियों ने आगजनी की है। यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान पहुंच चुके हैं, पुलिस के जो सिविल पुलिस है उसके जवान, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ एक यात्री बस भी है जिसमें आगजनी की गई है, जहाँ बुझाने का उसे प्रयास किया जा रहा है। लगातार जवान चारों ओर से इस पूरे इलाके को घेर लिए। आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे नीचे की ओर आग अभी लगी हुई है। हम अपने सहयोगी को बोलेंगे नीचे दिखाएं, नीचे आग लगी हुई है, इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नक्सलियों ने जो बंद का आह्वान किया था उसका असर दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ नक्सलियों ने आगजनी की है और हम ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद हैं। हाल फिलहाल अभी कुछ समय पहले एक पहरा बम जवानों के द्वारा छोड़ा गया था ताकि आसपास के इलाके पे नजर रख सके जवान। कहीं ना कहीं नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 3 वाहनों में आगजनी कर चुके की जा चुकी है। 2 वाहन पूरी तरीके से जल चुके हैं। साथ ही जो बस है वो बस के कुछ हिस्से अभी तक जले हैं। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। और अब बात करते हैं दंतेवाड़ा की। तो दंतेवाड़ा में भी नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। अरनपुर इलाके में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं नक्सलियों ने एक पिकअप वाहन को आग के हवाले कर दिया। ये गाड़ी निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों के लिए डीजल छोड़कर आ रही थी। जगरगुंडा के पास नक्सलियों ने इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। वहीं नक्सल मोर्चे पर जवानों को बड़ी सफलता भी मिली है। बेचापाल के जंगलों से पुलिस ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तो उसके पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे कि नक्सलियों का उत्पात तो लगातार जारी है ही, लेकिन सरकार भी जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इस वक्त यानी कि खबर जो इस बात का सबूत है कि उत्पात तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन एक्शन भी लगातार इस पर लिया जा रहा है। तो दंतेवाड़ा से आपको एक खबर दिखा रहे हैं। निर्माण कंपनी का डीजल छोड़कर ये वाहन लौट रहा था, जिस दौरान नक्सलियों ने इसे अपना शिकार बना लिया। तो दंतेवाड़ा की भी अगर हम बात करें तो सुकमा के बाद दंतेवाड़ा में भी उत्पात नक्सलियों का लगातार जारी है। यहाँ पर भी नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए और अपनी मौजूदगी का एहसास एक बार फिर से दिला दिया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए और नक्सलियों की पूरी वारदात को समझाने के लिए हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, आपसे विस्तार से समझना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आने के बाद से नक्सली वारदात कितनी बड़ी है, कम हुई है, और ये भी बताया जा रहा है कि शायद सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड है। कई ऐसी जगह भी है जहां पर नक्सली कैंप को ध्वस्त भी किया गया। पूरे इस मामले को विस्तार समझना चाहते हैं क्योंकि राजनीतिक बयानबाजियां तो लगातार हो ही रही, लेकिन दर्शकों को पूरे मामले एक बार आप विस्तार से समझा दीजिए। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो गतिविधियां काफ़ी तेज हुई हैं, उसके पीछे ये वजह मानी जा रही है कि न केवल बस्तर बल्कि इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में झारखंड, तेलंगाना, यहाँ कई शीर्ष माओवादी नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का केंद्र के प्रतिनिधियों का बस्तर दौरा होता रहा, तब उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार बयानबाजी की है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं माओवादी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जवाब देने के लिहाज से वो अपना आक्रामक प्रदर्शन, आक्रामक रुख बस्तर क्षेत्र में दिखाएं, जहां उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ नक्सल घटनाओं के लिए नंबर 1 है। पिछले कुछ सालों में ऐसी गतिविधियां ज़रूर नहीं दिखाई दी हैं और इसके पीछे वजह यही मानी जा रही है कि सरकार बदलने के बाद माओवादियों के खिलाफ जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया कि आक्रामक रणनीति के तहत काम करेंगे, उसके बाद ही इन गतिविधियों में इजाफा है। एक कारण और भी है कि देखिए, माओवादी जो झारखंड, तेलंगाना, इन जगहों पर बंद का आह्वान, उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है 22 दिसंबर को, और साथ ही जो है इन जगहों पे जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके लिए वो प्रतिरोध सप्ताह मना रहे हैं। तो एक कारण ये भी है कि अपनी गतिविधियों के जरिए माओवादी दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि पुलिस को जिस तरह से इस मामले में रोकथाम करनी चाहिए थी, देखिए चुनाव के दौरान भी घटनाएं काफ़ी कम हुई। इससे पहले भी जो बंद का आह्वान होता तब भी इस तरह की घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर कम से कम नहीं होती रहीं। तो इस मामले में लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जो सतर्कता बरतने की आवश्यकता थी उसमें कमी रही, जिसकी वजह से ये घटनाएं बस्तर इलाके में ज़्यादा तादाद में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सही है कि जो दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा आप देख लीजिए, और जो आंध्र तेलंगाना की सीमा से लगे बॉर्डर हैं, यहाँ पर भी कई घटनाओं को अंजाम देकर माओवादियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। और कल क्योंकि बंद है, भारत बंद है, इस लिहाज से ऐसा लगता है कि कई और इलाकों में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने पुलिस को अलर्ट रहने का दावा किया है।
बिल्कुल नरेश, लेकिन जैसे कि आपने जानकारी दी कि 22 दिसंबर यानी कि कर भारत बंद का आह्वान नक्सलियों ने यहाँ पर किया, आपसे ये भी समझना चाहते हैं तीनों ही राज्यों में अगर छत्तीसगढ़ की तुलना करें तो कहाँ पर नक्सलियों की वारदात सबसे ज्यादा देखी जा रही है इस वक्त? देखिए, अगर आप सिलसिलेवार देखेंगे तो दंतेवाड़ा में माओवादियों ने काफ़ी आगजनी की है। आमतौर पर दंतेवाड़ा पिछले सालों में काफ़ी शांत रहा है, लेकिन भांसी इलाके में आगजनी की सिलसिलेवार, इसके बाद एनएमडीसी के भी प्लांट में की। इससे पहले जो नई गाड़ी थी, गाड़ी एनएमडीसी प्लांट में लाई गई थी, वहाँ भी आगजनी की घटना हुई। तो आप अगर गौर करके देखेंगे तो जो माओवादियों के मजबूत इलाके हैं और जिन जगहों पर खदान शुरू हो सकती हैं या खदान शुरू हुई हैं, उन जगहों पर घटनाओं में तेज़ी दिखाई दी। और आमदई, नारायणपुर का जो आमदई खदान है, यहाँ पर भी कई सिलसिलेवार आईडीज़ के ब्लास्ट हुए। सुकमा तो क्योंकि मजबूत क्षेत्र है ही माओवादियों का, पर अगर पिछले 5 सालों में देखें तो ये पहली बार है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बीजापुर से जोड़ने के लिए और तेलंगाना हैदराबाद से जोड़ने के लिए, इन दोनों ही जगहों पर बीती रात घंटों माओवादियों ने तांडव किया। एक तरह से ये दहशत का माहौल रहा और करीब 3 से 4 घंटे तक आवागमन भी प्रभावित रहा। तो ये काफ़ी समय के बाद इस तरह का घटनाक्रम दिखाई दिया है। तो अगर आप कहें तो दक्षिण बस्तर में सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं और नारायणपुर इसके साथ जहां सबसे ज़्यादा घटनाएं देखी गई हैं। केवल कोंडागांव जिले को अगर आप छोड़ दें तो सभी जिलों में माओवादियों की बैनर पोस्टर के जरिए या घटनाओं के जरिए उपस्थिति दिखाई दी है। और ये बताता है कि माओवादी ज़रूर उनकी ताकत पहली जैसी नहीं है, लेकिन उनकी सक्रियता, उनका नेटवर्क, उनकी घटनाओं को अंजाम देने की क्षमताएं अभी भी मौजूद हैं और वो इसी का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि वो न केवल एक राजनीतिक संदेश दे सकें, बल्कि इसके अलावा केंद्र सरकार जिस तरह से अलग अलग राज्यों में भी विशेष माओवादी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, उसका भी एक जवाब दे सकें। बिल्कुल नरेश, जैसे कि जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं तो जाहिर सी बात है नक्सली वारदात तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार भी एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद किसी ऐसा मान सकते हैं कि नक्सली अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए इस तरीके की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है माओवादियों के खिलाफ एक आक्रामक तरीके से निपटने की, तो उसके लिहाज से माओवादी अपने इलाके में पहले ही अपना दबदबा, अपने उन जो क्षेत्र में जो लोग ग्रामीण हैं उनके बीच में मजबूत पकड़ बनाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी भी माओवादियों की जो पकड़ है वो काफ़ी बेहतर है। और जब ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो माओवादियों के खिलाफ जो शीर्ष नेतृत्व या केंद्र सरकार की जो रणनीति है, जिसकी वजह से कई अलग अलग राज्यों में भी माओवादियों को नुकसान हुआ है। अब केवल 25 ऐसे 76 में से 25 ऐसे पूरे देश में ज़िले बच गए हैं जहां पर जो माओवादी घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनमें बस्तर के जो 6 ज़िले हैं ये भी शामिल हैं। तो ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इस इलाके में दबाव और बढ़ेगा आने वाले समय। और अगर आपको ध्यान हो तो पिछले कुछ समय से माओवादियों ने आरोप भी लगाया था कि ड्रोन के जरिए भी उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी और बताए थे कि इस तरह का हमला किया गया, जिसे बाद में छत्तीसगढ़ पुलिस ने खारिज कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस बात की आशंका भी है माओवादियों को कि आने वाले समय में केंद्र सरकार के निर्देश पर आने वाले समय में इस तरह के हमले भी हो सकते हैं, जिससे माओवादियों को अपने इस मजबूत क्षेत्र में नुकसान होगा। तो इसकी वजह से वो न केवल लोगों को लामबद्ध कर रहे हैं, बल्कि साथ ही अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि इस इलाके में माओवादियों को जनता से अलग कर उनका खात्मा करना पुलिस के लिए उतना भी आसान नहीं है। अभी भी उनकी मौजूदगी है यहाँ पर, और यहाँ पर चाहे आप जैसा उनका आरोप होता है कि कॉरपोरेट घरानों को बेलाडीला की खदानें कह लीजिए, नारायणपुर की खदानें या दूसरे क्षेत्रों में देने की तैयारियाँ होती हैं, तो उसके खिलाफ वो आक्रामक तरीके से विरोध करेंगे और घटनाओं को अंजाम देंगे। बिल्कुल नरेश, ये तो बात हो गई नक्सलियों के आतंक थी, लेकिन एक तरफ से अगर देखें तो राजनीतिक बयानबाजियां भी इसमें तेज हो चुकी है। भूपेश बघेल की जो सरकार थी उनका ये कहना है कि हमारी जब सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की जब सरकार थी, तब नक्सली वारदात कम हो रही थी। भाजपा सरकार का ये कहना है कि एक्शन भी लिया जा रहा है। बयानबाजियां होती रहेगी और इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।